हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने सॉइल ऑर्गेनिजम्स या मृदा जीवों के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल वाटर के बारे में या मृदा जल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉइल वाटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। वाटर फाउंड बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स और स्पेसीज इज कॉल्ड एज सॉइल वाटर। तो मृदा कणों या इसके बीच में जो छिद्रित अवकाश होते हैं उनमें पाए जाने वाले जल की जो मात्रा है वो कहलाता है मृदा जल या सॉइल वाटर। सॉइल वाटर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट ग्रोथ। तो जो मृदा जल है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्लांट की ग्रोथ या पेड़ों की वृद्धि के लिए। प्लांट्स एब्जॉर्ब ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर बाय देयर सरफेसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो जो प्लांट जो होते हैं पौधे ये वातावरण से कुछ मात्रा में जो है वो जल अवशोषित करते हैं, जैसे ओस के रूप में है तो वो जो है वो ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बट मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय देम कम्स फ्रॉम द सॉइल। लेकिन अधिकांश मात्रा में जो पानी है जो ये अवशोषित करते हैं पौधे, ये जो है वो सॉइल के थ्रू आता है या मिट्टी के द्वारा ही प्राप्त होता है। It is good solvent for minerals and it makes the concentration of nutrients low so that nutrients may be absorbed by plant easily। तो ये जल जो होता है वो मिनरल्स के लिए यानी खनिजों के लिए एक अच्छा विलायक होता है। और ये जो है जल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, पोषक होते हैं या मिनरल्स होते हैं, उनकी सांद्रता को जो है वो कम करता है। यानी ये जल जैसे ही उनके साथ मिक्सअप होता है ये खनिजों की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की जो सांद्रता होती है वो कम कर देता है। और इसके कारण जो है वो पादप आसानी से जो है वो इनको एब्जॉर्ब या अवशोषित कर पाते हैं। वाटर अफेक्ट्स द प्लांट ग्रोथ एंड अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो जल जो है वो प्लांट की ग्रोथ और दूसरी जो उनकी कार्य की प्रक्रियाएं होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उन सब को ये अफेक्ट करता है। यानी जल की उपलब्धता के आधार पर जो है वो प्लांट ग्रोथ और उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो डिपेंड करती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है जल की। इन ब्रीफ वाटर रेगुलेट्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन द सॉइल। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि जल जो है वो भौतिक, रासायनिक व जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है या उनको नियमित करता है सॉइल के अंदर या मिट्टी के अंदर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल इन द सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो जल की मात्रा होती है सॉइल में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न भिन्न जो है वो पाई जाती है। द अमाउंट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सॉइल। और इस जल की जो मात्रा है वो निर्भर करती है कि सॉइल कौन सी क्वालिटी की है, यानी उसकी गुणवत्ता के ऊपर ये डिपेंड करता है। इन loamy, silty and clay soils, the amount of water is greater than that in coarse sandy soil। जो मोटी सैंडी सॉइल होती है, जो मोटी मिट्टी होती है, उसके अंदर जो है वो जल की मात्रा कम होती है, जबकि लोमी, सिल्टी और क्ले सॉइल जो होती है इनमें जल की जो मात्रा है वो अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। जबकि कोरस सैंड, जो कोरस यानी मोटी जो बजरी होती है, उनमें जो है वो ये क्षमता नहीं पाई जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो मिट्टी में जो है जल जो है वो इन निम्न प्रकार के रूप में जो है वो पाया जाता है। सबसे पहले जो आता है वो है ग्रेविटेशन वाटर या जिसे कहते हैं गुरुत्वीय जल। दूसरा आता है कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। तीसरा आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता से या नमी से प्राप्त जल। फिर आता है रन ऑफ वाटर, यानी जो बह जाने वाला जो जल होता है वो आता है इसके अंदर। फिर आता है कंबाइंड वाटर। कंबाइंड वाटर का मतलब है कि ये जो बंधित जल होता है या संयुक्त रूप से जो पाया जाता है ये जल कंबाइंड वाटर कहलाता है, या इसे हम केमिकल वाटर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल की।
आफ्टर कंप्लीट वाटर saturation of soils, the excess water displaces air from the pore spaces between soil particles। इसका मतलब है कि जो मिट्टी है उसका संतृप्त होने के बाद, जल से संतृप्त होने के बाद जो एक्सेस वाटर होता है, अधिक जल जो होता है, ये मिट्टी के पार्टिकल्स जो है कणों के बीच में पाए जाने वाले जो छिद्र हैं या पोर स्पेसेज हैं, उनके मध्य में जो एयर पाई जाती है उस एयर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी ये उसका स्थान ले लेती है। तो वहाँ से एयर जो है वो हट जाती है और जल जो है वो वहाँ पर चला जाता है। और इसके बाद में एंड परकोलेट्स डाउनवर्डली अंडर ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस, और बाद में ये धीरे धीरे नीचे यानी मिट्टी के स्तरों में जाता है ग्रेविटेशन इन्फ्लुएंस या गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। तो ये धीरे धीरे उसमें मिट्टी में रिश्ता जाता है। एंड फाइनली इट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द पोर स्पेसेज। तो मिट्टी के अंदर जितने भी पोर स्पेस होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उन सब में ये वाटर जो है वो फैल जाता है। दिस एक्सेस वाटर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर। अब पोर स्पेसेज में कंप्लीट फिलअप होने के बाद जो वाटर बचता है और जो रिस के नीचे जाता है, ये जल जो है वो कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर या गुरुत्वीय जल। यानी पूरी मिट्टी जो है वो जल से संतृप्त हो जाएगी पहले, सभी जो पोर स्पेसेज हैं इनके मध्य जल जो है वो भर जाएगा, और भरने के बाद अब अतिरिक्त जल जो है वो नीचे के स्तर में जाएगा, और ये भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो ये कहलाता है ग्रेविटेशनल वाटर। When the gravitational water percolates down and reaches to the level of parental rock, it is called ground water। और जब ये जो एक्सेस वाटर है ये जैसे ही पेरेंटल रॉक यानी जो सबसे नीचे जो चट्टान होती है, मात्रक चट्टानें, वहाँ तक ये पहुँच जाता है, और ये वहाँ पर पहुँचने के बाद ये जो है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है या भूमिगत जल जो है वो कहलाएगा। दूसरा प्रकार आता है कैपिलरी वाटर, या इसे हम केशिका जल भी कहते हैं। द वाटर फाउंड बिटवीन सॉइल पार्टिकल स्पेसेज इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। तो मृदा कणों के बीच में उपस्थित अवकाश या स्थानों में जो पाए जाने वाला जो जल होता है वो कहलाता है केशिकात्व जल या कैपिलरी वाटर। इन दीज स्पेसेज वाटर वेपर मोलिक्यूल्स आर ऑल्सो फाउंड। तो इन मध्य के स्थानों में जो है यहाँ पर वाटर वेपर या जल वाष्प के अणु भी पाए जाते हैं। तो दोनों प्रकार के हो सकता है, जल वाष्प के रूप में भी हो सकता है और सीधा जो है वो जल के रूप में भी हो सकता है। दी प्लांट्स मोस्टली एब्जॉर्ब दिस टाइप ऑफ वाटर बाई रूट हेयर्स। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो उपयोगी जल होता है वो कैपिलरी वाटर होता है, क्योंकि ये अपने जो जड़ें होती हैं इनकी, इन जड़ों के द्वारा या मूल रोमों के द्वारा इस जल को जो है ये अवशोषित करती रहती है। तो ये जो है सबसे अधिक मात्रा में काम में लिए जाने वाला जल होता है पादपों के लिए। तीसरे प्रकार का जो जल होता है वो आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, या इसे हम आर्द्रता जल भी कहते हैं। वाटर विच इज़ एब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स। तो ये जो वो जल है जो सॉइल पार्टिकल या कणों के ऊपर जो है वो अवशोषित होता है। एंड हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और ये सॉइल पार्टिकल के ऊपर जो है ये बंधित रहता है बाई फोर्सेज ऑफ एथेजिव एंड कोहेजन। यानी ये दो प्रकार के बलों द्वारा जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर बंधा रहता है, जो कि होते हैं एथेजिव एंड कोहेजन, यानी आसंजन बल और ससंजन बल। इन दोनों के द्वारा ये मॉलिक्यूल के ऊपर चिपके रहते हैं। इट्स मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये जो इस प्रकार का जल है वो कहलाते हैं, या अणु जो है जल के वो कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रता जल। तो कोहेजिव फोर्स जो है वो क्या होता है, ये होता है दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में पाए जाने वाला जो फोर्स है वो कोहेजिव फोर्स होता है या सहसंजन बल होता है। और दूसरा जो बल होता है वो है एडहेजिव फोर्स या आसंजन बल। ये पाया जाता है सॉइल पार्टिकल यानी मिट्टी के कण और जल के मॉलिक्यूल या अणुओं के बीच में। तो ये दोनों प्रकार के जो बल है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर को होल्ड करने में सहायक होते हैं। फिर आता है फोर्थ प्रकार का रन ऑफ वाटर, यानी कि बह जाने वाला जल। तो बरसात के दिनों में ये जो जल ऊपर ज़मीन के ऊपर बहता है ये उसी प्रकार का जल है। इन रेनी सीजन द मोस्ट ऑफ रेन वाटर रन्स ऑन ग्राउंड। तो अधिकांश जो जल है वो ग्राउंड के ऊपर बहता रहता है। दिस वाटर डज नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट। और ये जो इस प्रकार का जल है वो
पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ये उनको नहीं मिलता है। तो ये जो जल है ये बहकर दूसरे नदियों, नालों आदि में ये शामिल हो जाता है, तो ये रन ऑफ वाटर कहलाता है। इसके बाद अगला आता है अपने कंबाइंड वाटर, या इसे हम बंधित जल भी कह सकते हैं, या इसको हम रासायनिक बंधित जल यानी केमिकली बाउंड वाटर भी कह सकते हैं। इट इज़ द वाटर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हेल्ड बाय केमिकल फोर्सेज ऑफ मोलिक्यूल्स। तो यानी ये जो है जल, ये केमिकल कंपाउंड्स के रूप में होता है, यानी रासायनिक यौगिक के रूप में होता है, और जो रासायनिक इसमें बंद होते हैं मॉलिक्यूल्स में वो पाए जाते हैं। जैसे इस प्रकार के उदाहरण में हम देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के साथ में 5 मॉलिक्यूल जो है वो H2O के उपस्थित है, तो ये इसके साथ में एक कॉम्प्लेक्स के रूप में उपस्थित है या यौगिक के रूप में उपस्थित है, इसलिए हम इसको कंबाइंड वाटर कहते हैं। दिस टाइप ऑफ वाटर इज यूजलेस फॉर प्लांट। अब इस प्रकार का जो जल है यहाँ पर उपस्थित मिट्टी में, ऐसा जल जो है वो पौधों के लिए किसी भी काम का नहीं होता है, क्योंकि ये पौधे जो है वो इस प्रकार के जल का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये यूजलेस होता है प्लांट्स के लिए। तो अब वैज्ञानिकों ने ज़मीन में पाए जाने वाले जो जल को जो है वो डिवाइड किया है और उनको अलग अलग नाम दिया है कि कौन से जल को हम क्या कह सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है हॉलार्ड। तो ये क्या है कि टोटल वाटर फाउंड इन ग्राउंड या लैंड। तो किसी ज़मीन में या मिट्टी में पाए जाने वाले जल की जो कुल मात्रा है हम उसको हॉलार्ड कहते हैं। तो वैज्ञानिकों ने नाम जो है वो इसको हॉलार्ड दिया। फिर आता है दूसरा क्रिसार्ड। क्रिसार्ड क्या है? वाटर विच यूज्ड बाय प्लांट्स, यानी ऐसा जल जो वनस्पतियों या पौधों द्वारा उपयोग होता है तो उसको क्रिसार्ड कहते हैं। और तीसरा आता है इकार्ड, अनअवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स। अब जो बचा हुआ जल है यानी कि जो प्लांट्स के लिए उपलब्ध नहीं है, जो नहीं उपलब्ध होगा ऐसा पानी जो है वो कहलाता है इकार्ड। तो ये जो तीनों शब्द हैं इनको इम्पोर्टेंट जो है वो रखा जाता है इस प्रकार के सॉइल वाटर के अंदर। और परीक्षाओं में एक एक नंबर के छोटे सवालों में ये अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम सॉइल टेम्परेचर और दूसरे कुछ फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे।